हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक न्यू सीरीज़। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अभी ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं बनाया था मैंने कोई, इलेक्ट्रोस्टैटिक की भी पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लेकिन आज से जो है नई एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को बिल्कुल स्टार्टिंग से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में क्लास 12th का टॉपिक है, यानी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं फर्स्ट बुक के। तो जिसमें पहले चैप्टर का नाम क्या है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो सबसे पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो जाए। जो हमारा पहला चैप्टर है उसका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारे 2 चैप्टर हैं, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, ठीक है। इन दोनों ही चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग कह देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो अब बात आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है ना। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है, स्टडी करते हैं इसके बारे में। बोला जाएगा इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है भाई। बात आती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे यूनिट का नाम है, इसका एक मीनिंग क्या होता है। पहले आपको ये चैप्टर का नाम जो है तो उसका एक मीनिंग तो पता होना चाहिए कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, तभी हमें जाके उस चैप्टर के अंदर फील आता है जब हम टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मीनिंग क्या होता है, चार्ज। और स्टैटिक का मतलब ऐसी स्पीड जो कि जीरो हो। स्टैटिक देखो, किसी भी पार्टिकल की 2 स्टेट होती हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल की स्पीड 0, यानी पार्टिकल मूव ना कर रहा हो, पार्टिकल इज नॉट मूविंग, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल मूव कर रहा हो, यानी पार्टिकल के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। पार्टिकल शुड कंटेन सम वेलोसिटी बाय विच इट इज मूविंग। सो यहाँ पे हमको स्टडी करना है एक ऐसे चार्ज के बारे में जो कंप्लीटली रेस्ट में है, यानी हम यहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होगा कि हमें ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करना है जो कंप्लीटली कैसा है, रेस्ट में है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर या इन दिस यूनिट वी हैव ये कैप्चर हो रहा है वहां पे, वी हैव टू स्टडी इन दिस यूनिट वी हैव टू स्टडी अबाउट a static charge, about a static charge, क्लियर है ना। इस चैप्टर में हम लोगों को एक ऐसे चार्ज के बारे में स्टडी करना है जो कंप्लीटली कैसा है, रेस्ट में है, यानी स्टैटिक चार्ज है, मूव नहीं कर रहा है, रुका हुआ है, ठीक है। चलो, तो अब बात आती है सबसे पहले कि चार्ज होता क्या चीज है, व्हाट इज चार्ज। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज चार्ज। देखो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, और बेसिक से ही आगे तक चलते चले जाएंगे, ठीक है। बेसिक से ही बिल्कुल एडवांस तक पहुंच जाएंगे, आराम से बिल्कुल पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है, देखो चार्ज क्या होता है, सुनो। हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो आपको पता होगा। हर एक ऑब्जेक्ट के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे होते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये है क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ कई सारी शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्पिन मोशन भी करते हैं और रोटेशन भी करते हैं। तो इस तरह से ये शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितनी ज्यादा दूर होता है उसको हम उतना ही ज्यादा फ्री कर सकते हैं। यानी अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 शेल्स बनाई है मैंने, तो अगर यहाँ पे तीसरी शेल या तीसरी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो वो सबसे ज्यादा फ्री होगा विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल और सेकंड शेल। यानी पहली और दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन तीसरी शेल के इलेक्ट्रॉन से ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। और अगर फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। लेकिन बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं न्यूक्लियस के। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा नजदीक जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहली ऑर्बिट में ही होंगे ऑब्वियसली, और सबसे ज्यादा दूर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होंगे, ठीक है ना। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसको हम क्या कह देंगे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कह देंगे। और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है या आउटर शेल में है उसको हम बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमेशा ऑर्बिट को छोड़ के एस्केप करते निकलते हैं। जब आप इस मेटल को या किसी भी एटम को अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो इससे सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री क्यों होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, और लगने वाला जो भी फोर्स होता है इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, अभी इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आगे डिस्कशन होगा, तो इन दोनों जो ये प्रोटॉन्स या न्यूक्लियस बोल दो आप, और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इनके बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो यहाँ पे सबसे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे क्लास 11th में आप लोगों ने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था। ग्रेविटेशन लॉ में क्या बताया गया था कि जो भी दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो दोनों मास पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो भी लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, या जो भी फोर्स होते हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पे हम न्यूक्लियर फोर्स की कोई बात नहीं कर रहे, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स चीज अलग है, उसके बारे में डिस्कशन फिर होगा। तो यहां पे जो मैं कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा हूं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होंगे। और सबसे ज्यादा दूर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देंगे, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहलाएंगे, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होंगे। यानी न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स की दूरी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा फ्री हो जाएगा, और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी जितनी ज्यादा पास होगी या जितनी कम होगी तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हो जाएगा। समझ गए ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वो कहलाएगा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन कहलाएगा वो कहलाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इस मेटल को, एटम को, कोई भी चीज हो, इसको आप जब एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के भागेगा, तो कोई दूसरा उसको ले लेगा तो वो आयंस बना लेंगे, बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो होता यह है कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब इनको अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड कराई तो इससे फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए। जब फ्री इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन जो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो किसी ना किसी ने तो लिया होगा। इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो इसने डोनेट किया, तो ये खुद हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। जो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो ये डोनेट कर रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरा जो एटम या मेटल होगा वो जो इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो वो खुद हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने कर्जा लिया है, लोन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन का या दो इलेक्ट्रॉन का, जितने इलेक्ट्रॉन्स का भी लेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है, जैसे अगर हम मान लें NaCl की बात करते हैं, Na का होता है हमको पता है 11 कॉन्फ़िगरेशन, या एटॉमिक नंबर आप बोल दो, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बोल दो, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दो। न्यूट्रल एटम की बात हो रही है अभी सिर्फ, ठीक है, ये अलग अलग बात हो रही है न्यूट्रल एटम की, ठीक है ना। यहां पे बात ये आती है कि जब कोई मेटल या कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी इनिशियली 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 11 प्रोटॉन है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है, ठीक है ना। तो अगर हम सोडियम का केस लेते हैं तो सोडियम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, क्या नहीं है। इसमें अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये भी 11 है। एटम कौन सा है, न्यूट्रल, बिल्कुल न्यूट्रल एटम है, अभी कोई भी शेयरिंग वगैरह इलेक्ट्रॉन्स की नहीं हुई है। Cl की अगर हम बात करते हैं तो Cl के पास हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 17, और
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, प्रोटॉन्स भी इसमें कितने हो जाएंगे 17, क्योंकि ये एटम न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है। अब जब Na को कहीं से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो एनर्जी इसको देने से इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, क्योंकि हमको पता है कि 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 281 और 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं 287। तो अगर इसको Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, इसी तरह से इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो भी ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सोडियम ये चाहता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि उसको भी स्टेबल होना है, और Cl भी ये चाहता है कि उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्योंकि उसको भी स्टेबल होना है। तो ये आपस में बात करके, चर्चा करके एक अपना सेटलमेंट बैठा लेते हैं। Cl Na से कहता है कि आप अपना एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो, तो जिससे आप भी स्टेबल हो जाओगे और हम भी स्टेबल हो जाएंगे। देखो ऐसा नहीं है कि Cl नहीं कहा, हो सकता है Na ने भी कहा हो, जरूरी नहीं है कि Cl ही बोले। Na भी बोल सकता है कि Cl से कि आप मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो, जिससे मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा और आप भी स्टेबल हो जाओगे, है ना। तो जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो अब आप बहुत गौर से सुनना, तो Na पे चार्ज कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव, और Cl पे अब चार्ज कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। बात आती है कि इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आया क्यों है। तो अब सुनो, इनिशियली Na के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11। जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो अब Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 बचे। कितने बचे, 10 बचे। बचे कि नहीं बचे, समझ पा रहे हो, क्योंकि इसके पास इनिशियली 11 थे, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम था। जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl को, तो अब Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 10। Na के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं और 11 प्रोटॉन्स बचे हैं। देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को तो मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जितना चार्ज पॉजिटिव होगा प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन पे। तो 10 और 10 तो वो निपट गए। एक चार्ज बचा है लेकिन प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का चार्ज जो बचा हुआ है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होता है ना प्रोटॉन का चार्ज, इसीलिए Na पे प्लस चार्ज आता है। ठीक है, बात आती है कि Cl पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया। Cl पे नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि Cl ने इलेक्ट्रॉन को लिया था, इसलिए उस पे नेगेटिव चार्ज आया। तो वजह क्या है उसकी, होता ऐसा है कि अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों पे इक्वल है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ टोटल जो नंबर होगा या टोटल चार्ज होगा वो इस पे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया, तो अब Cl पे इलेक्ट्रॉन 17 ना होके कितने हो गए, 18 हो गए। कितने हो गए, 18 हो गए। अब प्रोटॉन पे कितने Cl पे प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो 17 प्रोटॉन इसके 17 इलेक्ट्रॉन को तो मैनेज कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो Cl पे एक माइनस का चार्ज बच जाएगा, क्योंकि उस पे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये Cl पे माइनस साइन हमें दिखाई देने लगता है, क्योंकि Cl ने इलेक्ट्रॉन को लिया है। तो मैं उम्मीद तो ये करता हूं कि आप लोगों की ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो खुद पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, या ऐसे बोल दो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया ना उसने। ठीक है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उस पे उसने इलेक्ट्रॉन को लिया, तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो गए तो टोटल चार्ज नेगेटिव बचेगा। इसीलिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो हमें इन शॉर्ट ये पता चल चुका है कि चार्ज जो है वो दो तरह का होता है। क्वेश्चन हमारा था कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। देखो चार्ज एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम ऐसे डिफाइन तो नहीं कर सकते, बट ये है कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कुछ चीजें इसमें समझ सकते हैं। चार्ज एक फंडामेंटल नेचर होता है, जो कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास होता तो है, लेकिन वो अपीयर नहीं होता है। Na के पास इलेक्ट्रॉन भी थे, प्रोटॉन भी थे, चार्ज इसका टोटल 0 था, लेकिन कुछ ना कुछ चार्ज कहने का मतलब है कि प्रोटॉन के पास चार्ज था, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज था, टोटल चार्ज 0 था। ऐसे ही Cl का केस है। होता ऐसा है कि अगर हमारे पास दो एटम या दो मेटल है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट मान लो आप, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास A है, एक ऑब्जेक्ट हमारे पास B है। जब आपने A से B को रब किया, जब आपने A से B को रब किया या B से A को रब किया, रब करने का मतलब रगड़ना, तो उससे क्या हुआ, इनके बीच में एनर्जी जनरेट हुई, इनको हीट मिली। ठीक है, हीट मिलने से होता यह है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने स्टार्ट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन A से B में जाएगा या इलेक्ट्रॉन B से A में आएगा।
अगर इलेक्ट्रॉन ए से गया बी में, यानी ए ने अगर बी को इलेक्ट्रॉन दिया होगा तो ए पे कैसा चार्ज अपीयर हो जाएगा, पॉजिटिव, और बी पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन बी ने ए को दिया होता तो बी पे हो जाता पॉजिटिव और ए पे हो जाता फिर नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इन पे चार्ज अपीयर हो जाता है। देखो चार्ज तो था उन पे लेकिन अपीयर नहीं था। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो उन पे चार्ज जो है अपीयर हो गया। ठीक है ना। तो हमें इससे ये पता चल गया कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। बात आती है कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्यों होता है, क्रॉस या मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्यों नहीं होता है भाई, प्लस माइनस का ही चार्ज क्यों है, मल्टीप्लाई डिवाइड का हो जाता। तो चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। एक ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन कम रह जाएंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो कमी और अधिकता को हम प्लस माइनस से ही तो शो करते हैं, गुणा भाग से तो शो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखो सोडियम के और Cl के केस में Na पे पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन, अब उस पे बचे 10 इलेक्ट्रॉन, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, है ना। Cl पे थे 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इस पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो कमी को या अधिकता को हम प्लस और माइनस साइन से ही तो शो करते हैं, हम गुणा भाग से तो शो नहीं करते। ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, या दो मेटल्स के बीच में, या दो कंडक्टर्स के बीच में, तभी उन पे चार्ज अपीयर होता है। क्लियर हो गया ना इतना। ठीक है। तो प्लस माइनस चार्ज होता है, इतना हमें जानकारी मिल चुकी है कि चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया ना इतना। चलो अब देखते हैं इसमें आगे। अब आगे का क्या सीन है, इसको पहले हटा देते हैं। इसको एक बार आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी ठीक लगे। ठीक है। चलो इसको हटा दिया जाए। नाउ अब हम बात करते हैं चार्ज के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। नेगेटिव चार्ज अपीयर कब होता है ऑब्जेक्ट में, जब वो इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। ठीक है ना। तो उस पे फिर उस केस में नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। अब बात आती है कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट जो है वो कूलाम होता है बच्चों, याद रखना आप लोग, चार्ज का यूनिट कूलाम होता है। चार्ज का यूनिट कूलाम होता है और इसको हम C से शो करते हैं। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है, और इसको हम C से शो करते हैं। कुछ कन्वर्जन भी होते हैं जिनका आपको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा। 1 माइक्रो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलाम, 1 पिको कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलाम, 1 नैनो कूलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻9 कूलाम। तो इस तरह का आपको कन्वर्जन क्वेश्चंस में करने को मिलेगा। ठीक है। आप जब एनसीईआरटी या किसी भी बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो जो बेसिक क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे। उसमें चार्ज जो है वो माइक्रो कूलाम में दिया होगा, तो उसको आपको कूलाम में यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से इन तीन चीजों की हेल्प से आप चार्ज को कूलाम में चेंज कर सकते हैं। अगर माइक्रो कूलाम में दिया होगा तो आप कूलाम में इस तरह से चेंज कर सकते हैं, 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करा के। ठीक है ना। अगर पिको कूलाम में चार्ज दिया जाएगा तो 10⁻⁻12 से आप मल्टीप्लाई करा के आप चार्ज को कूलाम में चेंज कर सकते हैं। अगर नैनो कूलाम में चार्ज दिया जाएगा तो 10⁻⁻9 कूलाम -9 का मल्टीप्लाई करा के आप चार्ज को कूलाम में चेंज कर सकते हैं। तो ये यूनिट होता है चार्ज का। जनरल क्या यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम। क्लियर हो गया इतना, सबको क्लियर है भाई। चलो ठीक है ना। तो हमने अभी देखा कि चार्ज दो टाइप का होता है, एक प्लस और एक माइनस। प्लस चार्ज कब अपीयर होता है, जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है। माइनस चार्ज कब अपीयर होता है, जब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को ले लेती है। ठीक है। तो उस केस में उस पे माइनस का चार्ज अपीयर हो जाता है। बात क्लियर है ना। अब होता ऐसा है बच्चों के मैटर जो होता है वो कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बनता है। ठीक है। मैटर इज मेड ऑफ मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एज द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वी हैव डिस्कवर्ड सो मैनी एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो हम कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल को डिस्कवर करते जा रहे हैं। लेकिन आपके स्टैंडर्ड तक 3 एलिमेंट्री पार्टिकल ही आपको पढ़ाए जाते हैं, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो कई सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको पढ़ने को मिलते हैं। मास के नज़रिए से देखें तो एलिमेंट्री पार्टिकल अलग तरीके के होते हैं, स्पिन के नज़रिए से देखें तो एलिमेंट्री पार्टिकल अलग होते हैं, और अगर हम उनमें इंटरेक्शन की बात करते हैं तो एलिमेंट्री पार्टिकल फिर अलग तरीके के होते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरह से एलिमेंट्री पार्टिकल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट 3 बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो कि आपके पर्पस के हैं, वो है 3 कौन कौन से, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है और तीसरा न्यूट्रॉन है। तो अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि इनका भी क्वेश्चंस में यूज होगा। हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के मास की। तो इलेक्ट्रॉन का मास आप लोग याद रखें 9.1 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास होता है। हम बात करते हैं प्रोटॉन के मास की। तो प्रोटॉन का मास जो है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और जो प्रोटॉन है वो लगभग न्यूट्रॉन के मास के ही इक्वल होता है, जिसको हम बोल देते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। केमिस्ट्री में इनको थोड़ा सा और आगे तक लेके जाते हैं, 1.672 इसको लेके जाते हैं 1.674। तो इतना डीप नहीं जाना है क्योंकि हमें तो सिर्फ यहां पे कैलकुलेशन करना है। तो आप लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेम मास का मान सकते हैं, ठीक है ना। हम इनके चार्जेस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता होगा ना, नेगेटिव होता है। इसको ई से शो करते हैं, माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन का चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो इसको ई से आप शो कर सकते हैं, फॉर्मूला वैल्यू इसकी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो न्यूट्रॉन होता है हमारा एलिमेंट्री पार्टिकल, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो एक्चुअल में न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। इतनी चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, ओके। अब यहां पे हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज, तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम देखने वाले हैं कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलो देखते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इसको साफ कर दें, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो भी आपको उचित लगे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, या जैसा भी आपको ठीक लगे आप वो कर सकते हैं। तो इसको हटा दिया जाए, चलो अच्छी बात है। तो ये कन्वर्जन आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये वैल्यूज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम के नजरिए से अगर देखें तो बच्चा जो है वो थ्योरी तो अच्छे से याद कर लेता है, सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में रट्टा मार लेता है, टहल के इस तरह से टहलता रहता है ना। तो वो सुबह 4 बजे उठ के अपने नोट्स लेके किसी ना किसी टीचर के उसको नोट्स मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है, प्रिंट वगैरह सब अपने उसकी व्यवस्थाएं कर लेता है, व्यवस्था अपनी हो जाती है सारी, ठीक है ना। तो वो उसको रट्टा तो मार लेता है, लेकिन दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल बच्चा नहीं कर पाता है। तो आप अगर देखो थ्योरी सभी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं थ्योरी, तो बात आती है न्यूमेरिकल ट्राई करने की या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की। तो न्यूमेरिकल आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अच्छे बनेंगे, और अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल आ जाएंगे तो फिर न्यूमेरिकल आ जाने से ये है कि नंबर आपके और अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि थ्योरी तो सभी कर लेंगे, थ्योरी तो सब कर ही लेंगे। आपने फिर डिफरेंस क्या है फिर उनमें और आप में, तो आप लोग क्या करोगे कि जो हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है हमको इसको स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ठीक है। चलो तो अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में, और चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाले हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार करें, नेक्स्ट क्लास की वीडियो को आप जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब कुछ करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।